गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला बाई अनु सर में। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री कक्षा 10 की पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, उसकी पहचान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो पहले आपको बता देता हूं, रिवीजन कर देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया था। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया था बेटा कि वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में बताया था। ठीक है, तो हम जानते हैं आज कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ घटक होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के घटक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के घटक। तो रासायनिक अभिक्रिया के घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला घटक होता है आपका अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक को हम दूसरे नाम से जानते हैं, अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बच्चा क्रियाकारक के नाम से। क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं इसको। फिर आपका अगला होता है उत्पाद के बारे में। यह उत्पाद होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट होता है। और ये हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा होता है प्रोडक्ट होता है। तो अभिकारक का मतलब क्या होता है बेटा, और उत्पाद का मतलब क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, तो अभिकारक में आप देखेंगे बच्चा, तो अभिकारक को अगर आप अलग अलग करिए इसको, तो यह जाएगा अभि, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कारक, है ना बेटा। तो हम अभि को कर लेते हैं अभिक्रिया से रिलेट कर लेते हैं। किससे रिलेट कर लेते हैं? अभिक्रिया से रिलेट कर लेते हैं। और कारक मतलब क्या हो जाएगा? करने वाला, है ना बेटा, करने वाला। यानी इन दोनों को जब आपस में हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करने वाला। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? अभिक्रिया को करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। आप शब्द से मिला सकते हैं। हम आप शब्द को तोड़ दिया हमने, अभि और क्या कारक में तोड़ दिया। तो अभि को हम रिलेट करते हैं किससे? अभिक्रिया से। और यहाँ पे कारक मतलब होता है क्या? करने वाला शब्द बनाते हैं बेटा। जब दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो यहाँ पे दोनों शब्द मिला के क्या बनेगा बेटा? अभिक्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा बहुत सुटेबल बना देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। या इसकी दूसरी परिभाषा आप क्या बना सकते हो बेटा कि अभिक्रिया को करने वाले को करने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक किसे कहेंगे बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने वाले को, अभिक्रिया को
करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? जैसे हमने बता दिया बेटा, यहां पे हमने ले लिया पानी, ले लिया यहां पे मैंने चीनी के 2 3 4 कण ले लिए, 2 चम्मच चीनी ले लिया। तो अब हमको रस बनाना है, तो रस बनाने में कौन भाग ले रहा है बेटा? रस को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? चीनी और किसकी? पानी की। तो चीनी और पानी आपस में मिल करके क्रिया कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो आपस में मिलने वाले पदार्थों को, तो चीनी और पानी आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? मिल रहे हैं। तो चीनी और पानी हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। जैसे लकड़ी और या कागज ले लो बेटा, चाहे लकड़ी ले लो, और जब एक माचिस ले लो, जब आप माचिस को कागज को आपस में क्या करोगे? मिलाओगे, तो यही दोनों आपस में मिलेंगे ना। तो मिले के तो इन्हीं दोनों के बीच में क्रिया होगी। तो माचिस और कागज हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। यानी बेटा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे चीनी और पानी बेटा क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप बताओ कि जब चीनी और पानी को आपस में मिलाएंगे तो हमको कुछ तो मिलेगा। कागज को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे बेटा, तो कुछ तो हमें मिलेगा। वो चीज क्या मिलेगी हमको? जो नया चीज मिलेगा, नए गुण वाले पदार्थ मिलेंगे, उसी का नाम क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कि उत्पाद क्या होता है ना बेटा? उत्पाद क्या होता है, आइए देखते हैं उत्पाद के बारे में। हमने तो अभिकारक के बारे में पढ़ लिया बेटा कि अभिकारक किसे कहते हैं। अब उत्पाद के बारे में देखते हैं। उत्पाद क्या होता है ना बेटा? उत्पाद मतलब कि अभिक्रिया के बाद ना, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को, प्राप्त होने वाले पदार्थ को, प्राप्त होने वाले नए गुण वाले पदार्थ को, प्राप्त होने वाले नए गुण वाले पदार्थ को बेटा क्या कहते हैं? पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? देखिए, हम जब कागज और माचिस से जलाएंगे कागज को, तो हमको नया चीज मिलेगा। लकड़ी है, लकड़ी को जब हम जलाएंगे, तो जब लकड़ी को हम बेटा जलाएंगे तो कोयला प्राप्त होगा, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। कोयला अपने मूल कण से क्या होता है? नया प्राप्त होता है। इसलिए नए गुण वाले जो पदार्थ हमको प्राप्त होंगे, उन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे बेटा? उत्पाद बोलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया होगा। समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आते हैं आगे, आते हैं आगे बेटा। आते हैं, यहां पे पढ़ते हैं बेटा। अब पढ़ते हैं रासायनिक, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बताइए? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा? बताइए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा कि जब अभिकारक, अभिकारक एवं उत्पाद को उनके
सूत्रों या प्रतीकों द्वारा, सूत्रों या प्रतीकों द्वारा, प्रतीकों द्वारा क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आया कि जब अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्र या उनके प्रतीकों द्वारा हम क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अच्छा बच्चा ये बताइए कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता ही हमको क्यों पड़ी, बताइए। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, पहली आवश्यकता थी, दूसरी थी, तीसरी थी। पहली थी कि समय की क्या कर सके हम, समय की बचत कर सके। क्या कर सके, बचत कर सके, समय की क्या कर सके, बचत कर सके। अर्थात बेटा कि किसी को हम क्या कर सके, कम समय में अपनी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकें, बता सकें, समझा सकें, उसी को क्या कहते हैं, समय की बचत करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता, आवश्यकता, हमको आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि हम समय की क्या कर सकें, बचत कर सकें। ठीक है। फिर दूसरा था कम शब्द में लिखें, कम शब्दों में, कम शब्दों में लिख सके, कम शब्दों में क्या करें, लिख सके। यानी लिखने में जो समय हमारा व्यर्थ होता है बेटा, उस समय को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तीसरा आपका होता है बेटा कि पहला तो हो जाएगा समय की बचत करने के लिए, दूसरा कम शब्दों में लिखने के लिए, और हो जाएगा कम समय में समझाने हेतु, कम समय में समझाने, समझाने हेतु। कम समय में क्या कर सकते हैं हम, किसी को समझा सकते हैं, उसी को, इसीलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होंगे, उन पदार्थों को हम उनके सूत्रों द्वारा लिख दें या उनके प्रतीकों द्वारा लिख दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझ में आया, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते कितने तरीके से हम, दो तरीके से। एक होता है शब्द द्वारा, किसके द्वारा, शब्द द्वारा। दूसरा होता है सूत्र या किसके द्वारा बेटा, प्रतीक द्वारा। सूत्र है किसके द्वारा, प्रतीक द्वारा। तो शब्दों द्वारा आप बहुत कम देखेंगे, अधिकतर आप क्या देखते हैं, प्रतीकों के द्वारा ही देखते हैं। तो सूत्र द्वारा बेटा क्या हो जाएगा, जैसे शब्द द्वारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कार्बन धन ऑक्सीजन, कार्बन धन ऑक्सीजन, कार्बन धन ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा बेटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब इसको क्या लिख देंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। तो ये हमारा हो गया किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा हो गया। अब प्रतीक के द्वारा, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है बेटा, C, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है। ठीक है। अब जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 मिलेगा। आई बात समझ में। तो यह हो गया हमारा किसके द्वारा, सूत्रों, शब्दों द्वारा, और ये हमारा हो गया किसके द्वारा, सूत्रों या किसके द्वारा, प्रतीकों द्वारा। आई बात समझ में। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्र या उनके प्रतीक द्वारा, उनके सिंबल्स द्वारा अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण को हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक होता है शब्द के द्वारा, दूसरा होता है किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा। तो शब्द द्वारा जो भी यौगिक या पदार्थ रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, और प्रतीक में क्या होता है कि उनके चिन्हों को हम लिख देते हैं, उनके सिंबल्स को लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतीकों द्वारा दर्शाना कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, यहां तक उतारिए। ठीक है, यहां तक हो गया बेटा। तो रासायनिक समीकरण का, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या क्या होता है बेटा, रासायनिक समीकरण हम लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लिखते कैसे हैं,
तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो हम लिखते कैसे हैं? तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि हम क्या करते हैं कि अभिकारक को तीर के पिछले भाग की ओर लिखते हैं तथा उत्पाद को तीर के अगले भाग में लिखते हैं, अगले भाग की ओर क्या करते हैं बेटा? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक तीर बनानी है ऐसे, उस तीर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो टेल्स होती है, उसकी जो पूंछ होती है, उसके तरफ हम क्या लिखते हैं? अभिकारक लिखते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया में हमारे क्या करते हैं, जो भाग लेते हैं, हम उसको पहले तीर के पीछे लिखते हैं, और जो भी हमको नया पदार्थ प्राप्त होता है यानी उत्पाद, उसको हम कहा लिखते हैं? तीर के आगे लिखते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरा बताना है हमको, जब हम लिखेंगे तो अभिकारक एवं उत्पाद को, अभिकारक एवं उत्पाद को उनके भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर लिखते हैं, आधार पर लिखते हैं, या उनकी अवस्था को भी क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, लिखते हैं। अर्थात अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं, करते हैं। जैसे हमने बेटा लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे H2 और धन यहाँ पे ले लिया क्या? O2, और यहाँ पे मिलके क्या बन गया बेटा? H2O बन गया यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पदार्थ की कौन सी अवस्था में आएगा? तो गैसीय अवस्था में आएगा। ऑक्सीजन क्या आ जाएगी? गैसीय अवस्था में। लेकिन H2O हमारा जल, यह किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इनको दर्शाने के लिए बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, आपको बता देता हूं ऐसे। अगर ठोस रहेगा, अगर क्या रहेगा? ठोस रहेगा, तो उसको क्या लिखेंगे? सॉलिड सिंबल से दर्शाएंगे। अगर आपका द्रव रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? लिक्विड लिखेंगे, एल से लिखेंगे। अगर आपका गैस रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जलीय विलयन होगा, क्या होगा? जलीय विलयन होगा, तो उसको हम किसे दर्शाएंगे? एक्वा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एक्वा से दर्शाते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आगे लिखना है। फिर तीसरा आपका लिखना है कि यदि अभिक्रिया में बाह्य कारक की सहायता, बाह्य कारक की सहायता ली जाती है, जैसे ताप, दाब, है ना? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि लिया जाता है, तो इन्हें तीर के ऊपर लिखते हैं। तीर के कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। जैसे बेटा हमने कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे ले लिया हमने कि ले लिया यहाँ पे CH4 ले लिया, यहाँ पे हमने CH4 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया बेटा हमने Cl2 ले लिया। जब इसकी आपस में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? H-, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो बनता है CH3 क्या? Cl, और प्लस क्या बनता है? HCl बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो H-, है बेटा, यह होता है सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी बाह्य कारक लिखते हैं, जो भी बाह्य कारक अगर आवश्यकता पड़ती है हमको बाह्य कारक की, तो वो उनको हम कहाँ लिखेंगे, तीर के ऊपर लिखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे बेटा तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं बेटा, आगे क्या होता है, आगे लिखने का तरीका क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे होता है बेटा अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अवशोषित, अवशोषित ऊष्मा या निर्मुक्त, निर्मुक्त, निर्मुक्त ऊष्मा को अभिकारक या उत्पाद की ओर धन या ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं, साथ लिखते हैं। जैसे बेटा हमने कोई अभिक्रिया लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया कार्बन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसमें से ऊष्मा क्या हुई, बाहर निकली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ऊष्मा लिख देंगे। ठीक है, अगर ऊष्मा इधर नहीं लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लिख दिए, यानी कि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है। और इधर अगर हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, P धन O2 माइनस क्या आ जाएगा, ऊष्मा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का क्या है, तरीका था आपको। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो समीकरण होता है वह दो प्रकार का होता है। रासायनिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण बेटा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक क्या समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, यानी कि बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और आपका दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक, रासायनिक समीकरण। क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल, केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? ये दो आपके होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड होता है और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है। एक संतुलित होता है और दूसरा क्या होता है, असंतुलित होता है। आई बात समझ में? तो हम पढ़ते हैं पहले कि संतुलित किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, समीकरण जिसमें, जिसमें अभिकारक का परमाणु उत्पाद के परमाणु, उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे बेटा यहां पे हमने ले लिया कि C धन O2 मिलके क्या बन गया, CO2 मिल गया, है ना।
तो जैसे यहाँ पे कार्बन एक ठो है, इधर भी कार्बन का ठो एक हो, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो दोनों तरफ इधर परमाणु की संख्या, इधर परमाणु संख्या, दोनों की परमाणु संख्या कैसी है, बराबर है। नोट लिखेंगे बेटा यहाँ पे, क्या हो जाएगा नोट आपका कि यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहां से यहां तक ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है किस नियम का पालन करता है, संयोजन के किस नियम का पालन करता है, तो आप बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। आई बात समझ में, क्यों द्रव्यमान संरक्षण नियम पालन करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे C(O2) लिखा है यहाँ पे, तो बना दिया CO2 लिख दिया। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे 12 और धन कितना आ जाएगा, 32। जोड़ देंगे तो ये भी 44 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान कैसे है, बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वह किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। आगे समझते हैं इसको, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में, असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये किसे कहते हैं बेटा, तो असंतुलित किसे कहते हैं, तो जब अभिकारक का क्या आ जाएगा, परमाणु, उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो गया H2 और यहाँ पे हो गया क्या, O2, दोनों मिलके क्या बना दिए बेटा, H2O बना दिए। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे लिखा है H2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना दिया, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना दिया है, 2। ये तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितना दिया है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया है, 1। तो इसमें परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया N2 धन, यहाँ पे लिख दिया क्या, H2 लिख दिया। जब आपस में मिलाएंगे बेटा तो यहाँ पे बन गया क्या, NH3 बन गया। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कट है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कट है 3। तो यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आई बात समझ में। ठीक है बेटा, तो बस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि और हम बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी से अच्छी चीजें उनको बता सकें। और बेटा हमारे YouTube चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्या करते हैं कि आप लोग को छोटे छोटे जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो भी हम आपको क्या करेंगे, शेयर करते रहेंगे वो, और आपको क्या करते रहेंगे, आसानी से आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे आपसे यही कि मेरे वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें, जो भी आपको प्रश्न पूछना हो आप उसमें क्या करें, कमेंट करें। मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर पे क्या कर सकता हूँ, बना दूंगा। आई बात समझ में बेटा। तो हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए बस ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें
और अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग्स में क्या करें, टॉप कर दें। ठीक है बच्चा, तो मैं आप लोग का बस इतना छोटा सा सपोर्ट चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो जो है आपको आसानी से क्या हो सके, पहुंच सके। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस हम इतना पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस हम क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।